चलिए प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, आ गए हैं हम अपने अगली क्लास में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी अंतर एनसीईआरटी के संपूर्ण हल। और ये है 5 नंबर का सवाल। ठीक, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। बल्ब को बिंदु प्रकाश स्रोत मानिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित यह सवाल है। सबसे पहले इस सवाल को प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। एक तो किसी लिक्विड के अंदर, किसी द्रव्य के अंदर कोई प्रकाश स्रोत हो सकता है, कितना प्रकाश बाहर आएगा ये भी हो सकता है। एक किसी द्रव्य के अंदर मान लीजिए कोई मछली है या कोई व्यक्ति किसी द्रव्य में से, पानी में से बाहर देखे या मछली बाहर देखे तो उसको कितना क्षेत्रफल बाहर का दिखाई देता है, क्योंकि सारी प्रकाश किरणें सारे पृष्ठ पे बाहर नहीं आएंगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जहाँ पर क्रांतिक कोण इसको संतुष्ट कर देगा, उस कोण से आगे जाने वाली यानी आपतित होने वाली किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन से वापस पानी में ही चली जाएंगी। तो हमें यह प्रश्न 2 तरीक़ों से दिखाई दे सकता है अपनी परीक्षाओं में। एक तो यही कि एक बल्ब पानी की गहराई पर जल रहा है, कितना प्रकाश बाहर निकलेगा। दूसरे रूप में कि कोई मछली पानी के अंदर है, उसको कितना क्षेत्रफल बाहर आसमान में या आकाश उसको दिखाई देगा। ठीक, चलिए पहले इसका छोटा सा एक सूत्र बना देते हैं। सूत्र मैं इसका बना चुका हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में इसका सूत्र मैं बना चुका हूँ। तो थोड़ा सा फिर से एक बार समझ के हल्का सा इसका सूत्र बना देते हैं और सूत्र पे वैल्यू लगा करके जो मान दिए हैं इसके उत्तर को फाइनल कर देते हैं। ओके, 9.5। तो देखा जाए तो जल यानी पानी के अंदर, इसको देखिए पानी का तल मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पानी का तल, और ये पानी मान लेते हैं, और ये पानी की गहराई मान लेते हैं। जो पानी की गहराई है इसको h मान लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर इसमें पानी भर देते हैं। ये जो है पानी भर दिया, देखिए मैंने। ठीक, अब यहाँ पर एक बल्ब जला देते हैं, इसके बिल्कुल तली में एक बल्ब जला देते हैं ऐसे, और यहाँ से प्रकाश निकालते हैं बाहर, और एक ऐसी स्थिति तक बाहर निकालते रहते हैं जब तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति नहीं बनती। तो मान लीजिए कि यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण यहाँ पर एक क्रांतिक कोण बना देती है। ये है क्रांतिक कोण IC। इसके बाद जाने वाली किरण वापस आ जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, क्योंकि इस I का मान I से या I क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो वापस आ जाएगा। तो यह क्रांतिक कोण पर क्या है कि प्रकाश इस दिशा में चला गया, पृष्ठ के लंबवत चला गया, अभिलंब नहीं, पृष्ठ के अनुदिश चला गया, नॉर्मल दिशा के या अभिलंब के जो है लंबवत चला गया। तो अब ये प्रकाश जो है आगे अगर बढ़ेगा तो पृष्ठ में ही बढ़ेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, जबकि इससे पहला जो प्रकाश है वह बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिज्या बनती है, एक शंकु बनता है चारों तरफ। तो ये जो शंकु बनता है, ये शंकु की त्रिज्या होती है, और कुछ इस तरफ भी अगर मैं इसी तरीके से दिखा दूं तो यहाँ पर भी ये स्थिति पैदा हो जाती है ऐसे, यूँ। और शंकु जो है कुछ इस तरीके से, शंकु का जो आधार है उस पर यह प्रकाश बाहर निकलता है। ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई ये रही, शंकु की त्रिज्या ये रही। तो हमें जो बताना है वो बेसिकली इस क्षेत्रफल को बताना है, कितने क्षेत्रफल से प्रकाश बाहर निकलता है। ठीक, तो बिल्कुल सरल है, क्रांतिक कोण तक पहुँचे हैं। क्रांतिक कोण ये रहा, देखो इस त्रिभुज में क्रांतिक कोण बन गया, ऐसे ले सकते हैं हम लोग। ये क्रांतिक कोण है, तो साइन में इसका मान पहले लिख लेते हैं क्रांतिक कोण के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक मान लेते हैं N वाटर, और हवा का मान लेते हैं N एयर, ये मान लेते हैं 1,
और ये हमें बताया गया है 1.33। ठीक, यही मान हमें रखना है। 1.33 को हम सामान्यतया 4/3 भी लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, जो मान दिया है वो जो कहते हो आपको रखना होगा, क्योंकि इससे उत्तर में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा तो उत्तर गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए अब लेते हैं साइन IC। अगर वहाँ पे लगा दें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त लगा दें तो क्या मिलेगा? पानी से हवा में प्रकाश किरण जा रही है और यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त पूरी हो रही है, तो लगा रहे हैं इसके लिए N वाटर साइन IC और साइन 90। तो ये हो गया साइन IC 1/N वाटर, पानी का अपवर्तनांक। साइन IC का मान त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति के साधारण से सूत्र द्वारा लंब बटे कर्ण से पता किया जा सकता है H और R के पदों में। चलिए देखते हैं। ये है R जो त्रिज्या है, इसको R बना लिया ऐसे। यहाँ पे देख लिया एक आयताकार है ये मामला, एक आयत सा दिख रहा है हमें, और इसकी ऊंचाई होगी। तो ये जो देखो, ये जो लंबाई है ये वाली, इसे कितना कह सकते हैं? वर्गमूल। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कोई टेंशन नहीं है। h² प्लस r²। तो साइन का मान हो गया लंब बटे कर्ण r, ये हो गई दूरी, ये वाली दूरी r हो गई, त्रिज्या के बराबर चल रही है ऐसे, और ये हो गया कर्ण। तो बिल्कुल सिंपली मिल गया r बटे कर्ण। तो लिख दिया, देखो मान मैंने यहाँ पे बिना कुछ खर्चा किए मैंने बड़े आराम से इसको लिख दिया, और ये हो गया 1/NW। यहाँ से मेरा उद्देश्य R को निकालना है, क्योंकि मैं इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा इसका, और क्षेत्रफल इसका कितना होगा वो भी मैं लिख देता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल जिससे प्रकाश निर्गत होगा, ठीक, वो होता है एरिया। उसे कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये मेरा उत्तर है। अगर मैं देखूं तो मेरा यही उत्तर है। बस मुझे r चाहिए यहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ। r² h² प्लस r², और यहाँ पे 1/n पानी का भी स्क्वायर। मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है, और मैंने इसको ऐसा बना दिया। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, h² प्लस r² बटे में r², और ये NW का स्क्वायर। ठीक, अब मैं इस r को दोनों के नीचे लिख के h² बटे r², और इसे बना देता हूँ NW का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ r² बटे r² एक होगा, उसको उधर ले गया मैं, तो मुझे r² मिल गया, जो मिला h² NW का स्क्वायर माइनस 1। r² का यह मान मैं यहाँ रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ, तो ये मिलेगा पाई h² n पानी का स्क्वायर और 1। जो h है मेरे पास, ये मुझे मिली हुई है 80 सेंटीमीटर, और पानी का अपवर्तनांक मुझे ये मिला हुआ है, तो मैं वो क्षेत्रफल निकाल दूंगा। पाई 80 का स्क्वायर 1.33 का स्क्वायर माइनस 1, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही मेरा उत्तर है। दशमलव के 2 स्थानों तक मैं इसको हल करूँगा। पाई का मान यहाँ पर मैं 3.14 या 22/7 जो भी रखूँगा वो ठीक माना जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सवाल 2 तरीक़ों से काम करता है। एक, यहाँ कोई प्रकाश स्रोत हो, उससे प्रकाश कितना निकलेगा, कितने क्षेत्रफल में निकलेगा, इस बात पर भी काम करता है। दूसरा, यहाँ कोई देख रहा हो तो उसको बाहर कितना आसमान दिखाई देगा,
वह क्षेत्रफल जिसमें उसको आकाश दिखाई देगा, उसका उत्तर भी यही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक, तो सूत्र कहाँ है? अपवर्तनांक के पदों में और ऊंचाई के पदों में ये सूत्र है। अपवर्तनांक के पदों में और ऊंचाई के पदों में ये सूत्र है। पानी से हवा में, अब अगर मान लीजिए मैं इस सूत्र को थोड़ा सा चेंज कर दूं और इसे एक संपूर्ण सूत्र बना दूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस अपवर्तनांक को मैं n1 कर दूं और इस अपवर्तनांक को मैं n2 कर दूं। ठीक, तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक लगा है पानी से हवा का लगा है, तो यहाँ n1 से n2 का लगेगा, तो ये सूत्र थोड़ा सा बदल जाएगा। पाई h स्क्वायर n1 बटे n2 का स्क्वायर -1। ये लीजिए, ये सूत्र तैयार है। n1 वह अपवर्तनांक है जिसमें कोई स्रोत है, n2 वह अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश बाहर जाना है। अभी तो हवा है, बाद में कुछ और भी हो सकता है, खतरा है। ठीक, तो काम कर रहा है, n1 बड़ा है n2 से। इस शर्त पर यह चीज़ काम कर रही है। कोई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। ठीक, तो सवाल हो गया, समझ में आ गया, पूरा सूत्र भी मिल गया। ये रहा, देखिए, n1 किसको लिया? पानी को। n2 किसको लिया? हवा को। हवा का कितना होता है अपवर्तनांक? 1। अगर कांच से पानी में जाए या कांच से जो है किसी और ऐसे अपवर्तनांक में जाए, तो यहाँ पर भी ये घटना होगी। तो यहाँ पर ये मान फिर दोबारा देख करके रखने पड़ेंगे। ये है सघन माध्यम का n1 जिसमें स्रोत है, और n2 है विरल माध्यम का जिसमें प्रकाश निकलेगा। ठीक, चलिए, ये है 5 नंबर, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ले रहे हैं अगला सवाल 9.6। कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच से बना है, यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक मालूम नहीं है। कोई समांतर प्रकाश किरण पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 मापा गया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण 60 है। यदि प्रिज्म को जल में अपवर्तनांक 133 में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर किरण पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण का परिकलन कीजिए। ठीक, यानी प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र है, ये वह सूत्र यहाँ काम कर देगा। और प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण जो है वो 60 है। न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश मापा गया है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक आ जाएगा। ठीक, तो प्रिज्म के लिए सूत्र, तो प्रिज्म के सूत्र पे चले जाएं। प्रिज्म का सूत्र होता है n2 बटे n1 साइन, ये होता है न्यूनतम विचलन कोण, ये होता है अपवर्तन कोण, यहाँ दोनों के बटे में 2 होता है, और नीचे साइन अपवर्तन कोण के बटे में 2 होता है। जो n2 होता है वो होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। जो n1 होता है वो होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रिज्म रखा होता है। यानी छोटा सा ऐसे बना लूँ, अगर सिर्फ यही दिखाना चाहूँ तो ये होता है n2, ये होता है n1। ठीक, अब n1 में क्या है? हवा है। n2 का पता नहीं है, n1 में हवा मान लिया, क्योंकि कुछ पता नहीं है तो हवा ही मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है ना। और साइन ये दिया है 40, ये है 60, और ये है साइन 60 बटे 2। ये हो गया साइन 50, ये हो गया साइन 30, तो ये हो गया 2 साइन 50। ये हो गया प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला, ये मिल गया आपको आंसर।
अगर साइन 50 की वैल्यू आपको पता है तो आपका आंसर निकल गया, यही आंसर है। करा वापस करिए, अगर इस प्रिज्म को यहाँ n जो है 1.33 में रख दूँ तो यह विचलन कोण दोबारा कितना होगा। सूत्र को वापस लगा देता हूँ। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आ चुका है, ये रहा, यहाँ लगा देता हूँ। इस बार हवा नहीं लगाता n1 की जगह पे पानी लगा देता हूँ, पानी में रख देता हूँ इस प्रिज्म को 1.33 में। तो n2 की जगह पे क्या लगा दूँ, ये लगा दूँ, क्योंकि मैंने निकाल लिया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो n2 की जगह पे लगाया 2 sin 50, ये 1/2 होगा sin 30, 2 ऊपर चला जाएगा, ये बात पक्की हो गई है ना। पानी का लगा दिया 1.33 sin डेल्टा प्लस 60/2 और नीचे sin 30, पहले की तरह, इसमें तो कोई भेदभाव नहीं है, ये तो सिंपल बात है। अब इसके बाद यहाँ से ये 2 जो है यहाँ से कटेगा, तो ये आ गया sin 50/1.33, ये बनेगा 1/2, 2 जाएगा ऊपर, यहाँ से कट जाएगा। ठीक, कोण के अंदर जो 2 है वो नहीं काटना, उसको मत काट देना। जल्दी में बच्चे कई बार काट देते हैं। त्रिकोणमिति को समझें, कोण के अंदर काट दो, बाहर से नहीं कटा करता। तो कुल मिला के 2 भी गया, तो क्या बचा sin डेल्टा प्लस 60/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि sin डेल्टा प्लस 60/2 ये हो रहा है sin 50/1.33। अब इसको साइन को उधर कर लेते हैं, डेल्टा प्लस 60/2, ये हो गया साइन में इन्वर्स में, क्योंकि वैल्यू मालूम नहीं है अपने को, तो ये हो गया साइन 50/1.33। ये हो गया, ये रहा। अब इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, इसका मान निकाल लेते हैं और इसमें से 60 घटा देते हैं, यानी डेल्टा जो हो गया वो हो गया 2 साइन इनवर्स है ना 50/1.33 और माइनस 60 डिग्री, ऐसे 50 डिग्री लिख सकते हैं, 50 अंश है ना, तो 50 डिग्री लगा देते हैं। ये आ गया उत्तर। ये उत्तर तभी प्राप्त होगा आपको जब आपके पास त्रिकोणमिति का टेबल हो। क्यों? क्योंकि बिना टेबल के 50 नहीं बता रहे हम लोग, और जो इसके नीचे आ रहा है 1.33 उसको डिवाइड करके हम लोग साइन इनवर्स नहीं बता रहे हैं। अगर ये मान ऐसा होता 1/√2, 1/2 √3/2 तो काम हो जाता हमारा, लेकिन ये थोड़ा मान अलग है, तो इसके लिए त्रिकोणमिति के टेबल की आवश्यकता है। ठीक, अब जो उत्तर आ रहा है यहाँ से वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ, क्योंकि उत्तरमाला में उत्तर देखना भी हमको पड़ेगा। यह है छठा सवाल। छठे सवाल के दोनों उत्तर में लिखूँगा और त्रिकोणमिति के टेबल से ये है, ये आ रहा है n2 1.53 और मान लगाने पर ये आ रहा है 10 अंश। ये जो डेल्टा है यहाँ पे ये आ रहा है लगभग 10 अंश। ठीक, दोनों उत्तर मैंने लिख दिए, नोट कर दिए। हालांकि इससे पहले वाला सवाल आसान था, वो मैंने नहीं लिखा, उसको भी आप देख सकते हैं, उसका उत्तर भी मिला लेना। इससे पहले वाला जो था नंबर 5 है ना। हो गया डन, बात समझ में आ गई प्रिज्म में कैसे चल रहा है मामला। ठीक, ऐसे प्रकाश किरण बना दीजिए, प्रकाश किरण बन गई लो। ठीक सही बात है सर। एनसीईआरटी का लेवल मुश्किल होता है थोड़ा सा, इसलिए पहले से थोड़ा तैयार रहें, क्योंकि देखिए जो भी फार्मूला एनसीईआरटी के सोल्यूशन में हम लगाते हैं वो पहले से बना हुआ होना चाहिए और उसकी
भली भांति हमें उसकी समझ होनी चाहिए। क्या हो रहा है कि मान लीजिए एनसीईआरटी का सोल्यूशन ही देख रहे हैं, पीछे का कुछ पढ़ा नहीं है, होता है ऐसा भी, एनसीईआरटी का सोल्यूशन देख रहा हूँ, पीछे का कुछ पढ़ा नहीं है, तो सारी चीज़ें दिमाग के ऊपर से गुजर जाएंगी, सब ऊपर से निकलेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, प्रिज्म का फॉर्मूला ये होता है यार, होता तो है, ठीक, इतना कुछ छोटा छोटा पकड़ में आता है, बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। और जो थोड़ा थोड़ा सा पकड़ में आता है ना, उसे भूल जाते हैं, वो भूल जाता है। पेपर से पहले, एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले ऐसा लगता है सब भूल गए, इसका मतलब चीज़ें जुड़ी हुई नहीं थी, घबरा जाते हैं बच्चे। खैर चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, 7 नंबर की तरफ देखते हैं क्या मामला है। नौ सात पढ़ते हैं इस सवाल को। 9-7 में क्या देखते हैं, अपूर्णांक 1-5-5 के कांच के दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के अभ्यव उत्तल लेंस को निर्मित करना है। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। लेंस के निर्माण से जुड़ा हुआ ये सूत्र है। फोकस दूरी बनानी है 20 और अपवर्तनांक जो है लेंस का वो है 1.55, यानी फोकस दूरी जो बनानी है वो है 20 सेंटीमीटर और लेंस का जो अपवर्तनांक है वो है, उसे अपन कहते हैं n2, वो है 1.55 और n1 यानी हवा में रख देंगे इसको, ये है वायु, ठीक, ये हमारे पास मामला है। और जो r1 है वो बराबर है r2 के और वो हमें बताना है। तो r1 को x मान लेते हैं, तो r2 को भी x मान लेते हैं ऐसे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। एक लेंस हमें ऐसा बनाना है। तो लेंस निर्माण सूत्र पर जाइए, उसकी खोज करिए। सूत्र क्या है, ये सूत्र है देखिए, n21 - 1 1/r1 - 1/r2, ठीक। उत्तल लेंस, अभ्यव उत्तल लेंस, इधर से अगर प्रकाश डालते हैं, ठीक, तो ये त्रिज्या क्या है r1 जो कि प्लस में लगेगी और ये त्रिज्या क्या है r2 जो कि माइनस में लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं ये जो तल है इसका केंद्र इस तरफ पड़ेगा और ये जो तल है इसका केंद्र इस तरफ पड़ेगा। तो पहली त्रिज्या r1 मानी तो प्लस में लगेगी, पॉजिटिव लगेगी, दूसरी त्रिज्या नेगेटिव लगेगी, ठीक। ये बात समझ में आ गई। ये तो हमने तब भी समझाया था आपको जब हम लेंस निर्माण सूत्र कर रहे थे। इस तरह के कई आंकिक उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, तो आपके लिए सवाल फिर सरल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए 1/20 और ये 1.55, ये 1 हो गया, क्यों, n2 1 का मतलब होता है n2 1 का मतलब है n2/n1, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो माध्यम 1 क्या है, हवा, और 2 क्या है, कांच, जिसका लेंस बना हुआ है। तो ये भी समझ में आ गया, लो, ठीक। अब यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस का x, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस का x। चिन्ह पद्धति का इस्तेमाल होता है इस सूत्र में। तो 1/20 ये आ गया 0.55। फटाफट कर दो, तुम तो समझदार हो, तुमने तो पढ़ा हुआ है सब कुछ। ये लो, तो त्रिज्या की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1.1/x और ये हो गया 1/20। तो x कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। लो भाई, आंसर हो गया। ये त्रिज्या है वह 22 सेंटीमीटर की होंगी दोनों, ठीक। और अभ्यव उत्तल है ना, अभ्यव उत्तल नाम कहते हैं उभय उत्तल। अभ्यव अवतल होता है, उभय उत्तल होता है
हाँ, चलिए चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक, अगला सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है, इसको समझेंगे ठीक से। नौ आठ, कोई प्रकाश किरण पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। अभिसरित मतलब मिल जाता है वहां पे आके। ठीक, कोई लेंस इस अभिसारी किरण पुंज के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा है। यदि यह 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस हो तो यह प्रकाश किरण पुंज कहाँ अभिसरित होगा। इसके बाद कहा है कि यह 16 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस हो तो कहाँ होगा। तो पहला सवाल है कि भाई एक उत्तल लेंस रख दें, कोई प्रकाश किरण पुंज कहीं पे आ रहा हो, तो प्रकाश किरण पुंज को मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P पे प्रकाश किरण पुंज है, यहाँ अभिसरित होता है। अभिसरित से मतलब यहाँ आके जो है कन्वर्ज होता है। तो प्रकाश किरण पुंज को ऐसे माना जा सकता है, देखो ये प्रकाश किरण पुंज जो है यहाँ आके अभिसरित होता है। ऐसे। अब इससे पहले 12 सेंटीमीटर पहले एक उत्तल लेंस रख दिया गया। यहाँ से 12 सेंटीमीटर पहले एक उत्तल लेंस रख दिया गया। ये जो दूरी है ये है 12 सेंटीमीटर, और इस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक, एक बार फिर दिए गए मानों की जांच कर देते हैं। ओके, उत्तल लेंस, ठीक है, ओके डन, पक्का। तो उत्तल लेंस की प्रकृति क्या है, उत्तल लेंस करता क्या है। उत्तल लेंस क्या करता है, वो और अभिसरित करता है और कन्वर्ज करता है। तो उत्तल लेंस इस प्रकाश किरण पुंज को इस बिंदु के बजाय यहाँ अभिसरित कर देगा। ये देखो, ये बन गया P डैश। ये क्या बन गया, ये बन गया प्रतिबिंब। ये वस्तु हो गई, ये प्रतिबिंब हो गया, और इसे मान लिया मैंने V के बराबर। ठीक, और ये 12 हो गया U के बराबर। F ये रहा। ठीक, तो यह प्रकाश किरण पुंज जहाँ पर था वह आभासी वस्तु हो गई। वास्तव में वहाँ कोई वस्तु नहीं थी, वह लेंस के लिए आभासी वस्तु हो गई, और उसका ये बन गया प्रतिबिंब। प्रकाश किरण पुंज को यहाँ डाल दिया। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो U है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है, ऋणात्मक नहीं है। लेंस से पहले इस तरफ नहीं है बल्कि लेंस के बाद है। ठीक, तो क्या करें, सूत्र में मान लगा दे। लेंस का सूत्र क्या कहता है, लेंस का सूत्र तुम जानते हो, 1/V माइनस 1/U 1/F। ये तो तुम्हारे लिए बड़ी छोटी सी बात है। अब प्लस का 12 लगा दिया और ये प्लस का 20 लगा दिया। 1/12 प्लस 1/20, 1/20 हल कर लो। इसमें क्या लगना है, कोई ज़्यादा खर्चा थोड़ा ही इसमें। बताओ क्या करें, 60 बना लो, इसको लो, बना लिया 60। ये 5, ये 3। V का मान आ गया प्लस में 60/8 सेंटीमीटर। ये 7.2, देखो 7.2, 7/56 बचे 4, और 8 पंजे 40, 7.5 आ रहा है यार, ये 7.5 आ रहा है। तो V कितना आ रहा है, 7.5 सेंटीमीटर। तो अब कहाँ अभिसरित होगा, अब होगा 7.5 पे, यानी 12 के बजाय यह बीम अब 7.5 पे अभिसरित हो जाएगा इस दूरी पे यहाँ से। ओके, मान कैसा आया, प्लस में आया। ठीक है, अब ये कह रहा है इसको बदलो यार, ये लेंस उत्तल लेंस था, इसको बदलो, इस लेंस को बदलो। अब इस लेंस को अवतल लेंस बना लो। फिर से
ये बिंदु P और ये आया प्रकाश किरण पुंज यहाँ पे ऐसे, ठीक। कह रहा है अब भी 12 सेंटीमीटर पर ही है लेंस, लेकिन जो अवतल लेंस रखेंगे वह 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है बच्चों, 16 सेंटीमीटर, है ना। चलो अब 16 सेंटीमीटर पे क्या कर दिया, अवतल लेंस रख दिया, ये लो, ठीक। कितनी दूरी पे रखा है यहाँ से, 16 पे, ये यू बनेगा पक्का 16, ये लो ये बन गया यू, ठीक। अब ये क्या करता है, ये अवतल लेंस क्या करता है, ठीक। यू 16 नहीं, यू 12 है ना, 12, और इसका जो फोकस है वो है माइनस में 16 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब ये क्या करेगा, ये तो फैलाता है, कहता जी आगे बच्चा पहुंचा देगा, इसको यहाँ पहुंचा देगा P डैश, तो ये दूरी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी प्रतिबिंब की स्थिति, बिल्कुल पहले की तरह है, बस हो कह रहा है कि ये अवतल लेंस है, ये फैला देगा, आगे जाकर मिलेगा, दूर पहुंचा देगा, इसका काम है किरणों को फैलाना, ठीक। तो ये किरण यहाँ जा रही थी, अब यहाँ पहुँचेंगी, फिर यहीं पे बदल देते हैं चीज़ों को, यहाँ पे इस फोकस दूरी को बदल देते हैं, कितनी है -16, और ये -16, यहाँ पर ये लघुत्तम नहीं बनेगा, अब 16 और 12 का लघुत्तम बन जाएगा 48, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा 1/v, v हो गया +48 सेंटीमीटर, यानी यह कहाँ पर पहुँचा देगा, इस लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर पहुँचा देगा। v कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर, कैसा आया, प्लस का आया, सेंटीमीटर, ठीक। यानी अवतल लेंस ने इसको 48 पहुँचा दिया, और उसने कहाँ पहुँचाया था, वो पास ले आया था, उसने 7.5 7.5 पे इसको ले आया था। तो यानी ये जो वस्तु है कैसी वस्तु है, लेंस के लिए यह आभासी वस्तु है, प्रकाश किरण पुंज कहीं मिलता है तो लेंस के लिए यह आभासी वस्तु हो जाती है, ठीक। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आभासी वस्तुएं कैसे काम करती हैं उनके लिए भी, और इसका इस्तेमाल आप प्रकाशिक यंत्रों में भी करते हैं। एक प्रतिबिंब बनाते हैं अभिदर्शक लेंस से, फिर उसका भी प्रतिबिंब बनाते हैं नेत्रिका से, तो इसका इस्तेमाल आप करते हैं। ये चीज़ कोई नई नहीं है, साधारण सी बात है, इसका इस्तेमाल आप करते हैं अपने यंत्रों में, ठीक। चलिए 8 नंबर, नो, ठीक। चलो देखते हैं 9 नंबर में क्या बात आई। 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर है, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती जाती है तो, यानी अगर वस्तु को लेंस से दूर हटाया जाए तो प्रतिबिंब किधर को चलेगा, ठीक। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा हमें कि भाई कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है। तो लेंस रहेगा अवतल लेंस, पक्का। फोकस दूरी रहेगी ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। ये रहेगी -21 सेंटीमीटर। यू माइनस में ही लगाना है क्योंकि वस्तु है लेंस के सामने रखी है। तो ये है 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये है -14। वस्तु की ऊंचाई या लंबाई HO हम जानते हैं
ये है 3 सेंटीमीटर। ये जानकारी हमारे पास है। हमारे पास एक v नहीं है, एक हमारे पास वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं है, ये दो बातें हमारे पास नहीं हैं। एक हमारे पास इसका किरण आरेख नहीं है। किरण आरेख भी बना लेंगे ना तो बड़ा बढ़िया लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। ये चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। इन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई वस्तु दर्पण की लेंस की तरफ जाए तो दूर आए तो क्या होना है। वैसे होना क्या है, क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर जाता है, यानी जब वस्तु लेंस से दूर जाती है तब क्या होता है। ठीक, चलिए अब मान लीजिए इन चीज़ों को सूत्र में लगाएं और कुछ निकालने की कोशिश करें, ये v निकालने की कोशिश करें, ये कोशिश करें, तो पहले इनको निकाल लिया जाए। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं। 1/v माइनस 1/u जाना माना सूत्र है। ठीक, v पता नहीं है, चलो पता हो जाएगा, और u -14, ये लो f -21, 1/v 1/21 माइनस में 1/14 पक्का कर लें। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाए फिर माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला के 1/v लघुत्तम बना लिया 42, ये है -2, ये है -3, v आ गया -42/5 सेंटीमीटर। ओके, अब बात करता हूँ आवर्धन की, जिसकी तुम अक्सर बात करते हो। होता है m, लेंसों में होता है v/u, और प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा मामला है। ठीक, चलिए करते हैं इसके बारे में बात, यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। ले लेते हैं, आवर्धन पर आ जाते हैं। ये लिखिए v कितना आया बताओ, ये रहा -42/5, और u कितना है -21 है। ओके, वस्तु की ऊंचाई पता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं पता है। वस्तु की ऊंचाई कितनी है 3, और ये प्लस में होती है। मान लेते हैं वस्तु खड़ी है ऊपर प्रकाशिक अक्ष के ऊपर, तो +3 ये आ गया। तो 21 दूनी 42, माइनस माइनस खत्म, तो 2/5 और 3, प्रतिबिंब की ऊंचाई 6/5 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई ये आ गई, प्रतिबिंब की स्थिति ये आ गई। कितना कहें 8 पंजे 40, 5 8 40, 5 चौक 20, कितना हो रहा है -8.4 सेंटीमीटर। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी है, प्लस में है। ठीक, और v कैसा है, माइनस में है, यानी जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब है। तो कैसा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब है, आकार में वस्तु से छोटा है। ठीक, सब कुछ मिला। अब बात करते हैं किरण आरेख। इसका किरण आरेख कैसे बनेगा, और उसके बाद एक फलन तैयार करेंगे जो इसको वस्तु को खिसकाने से v पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, हटा लेते हैं, किरण आरेख बनाते हैं। प्रकाशिक अक्ष, लेंस, फोकस इधर लेना पड़ेगा भाई। इसका जो फोकस होता है सही मायने में इधर होता है। होते तो दो हैं, प्राथमिक फोकस और द्वितीयक फोकस मानते हैं, पर फोकस इसका इधर वाला काम करता है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी -21 या माइनस में होती है। तो अगर मैं इस दूरी को -21 कर लूँ तो क्या नाम है, -21 यहाँ कर लूँ, ये बना लूँ फोकस, और यहाँ वस्तु खड़ी कर दूँ 3 सेंटीमीटर की। एक रेखा यूँ ले जाऊँ। ठीक, वस्तु कहाँ खड़ी करनी है, 14 पे खड़ी करनी है, 21 पे खड़ी कर दी। यार तुमने बताया नहीं मुझे, हैं? चलो ये फोकस दूरी 21, 14 कहाँ पड़ेगा, 7 दूनी यहाँ पड़ेगा। देखो यहाँ पड़ा, यहाँ कर देते हैं खड़ा।
थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऐसे, तो ये किरण ले जाता है यहाँ से और इसे फोकस से पास करा देते हैं। एक ले जाते हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, इसे इधर से पास करा देते हैं। तो ये जो है यहाँ बना प्रतिबिंब, ये होगी वस्तु ए बी, ये हो गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ये बन गया किरण रेखा चित्र। और ये जो देखो ए डैश बी डैश जो दूरी है ये कितनी होती है, ये होती है v, ये रहा। ये दूरी होती है u, ये रहा। ये दूरी होती है फोकस, ये रहा। तो बन गया किरण रेखा चित्र। अगर वस्तु को लेंस से दूर ले जाते हैं, अगर वस्तु को लेंस से दूर ले जाते हैं तो क्या होता है। तो वस्तु को लेंस से दूर ले जाएं तो यहाँ बना लो, ये बन गया वस्तु को लेंस से दूर ले आया मैं, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो ऐसे ही जाएगी फोकस से। ठीक, ये देखो जो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली है उस पर फर्क पड़ेगा। ये लो, तो देखो प्रतिबिंब कहाँ गया, फोकस की तरफ बढ़ रहा है। ये देखो ऐसे प्रतिबिंब कहाँ बढ़ रहा है, फोकस की तरफ बढ़ रहा है। यानी प्रतिबिंब भी लेंस से दूर जा रहा है, प्रतिबिंब भी लेंस से दूर जा रहा है। जब वस्तु अनंत की तरफ बढ़ रही है तो प्रतिबिंब फोकस की तरफ बढ़ रहा है। वस्तु अगर अनंत पे चली जाए तो प्रतिबिंब बहुत छोटा हो जाएगा, फोकस पे आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कह रहा जी इसका फलन बनाओ, इसका फलन और ग्राफ बताओ मुझे बना के, तो मैं ग्राफ बना के बताता हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है इसके फलन, इस तरह के फलन बनाना। वस्तुओं की दूरियों में, प्रतिबिंब की दूरियों में फलन बनाना अनिवार्य है और इसको समझना भी अनिवार्य है। चलिए बनाते हैं फलन। लिखते हैं सूत्र v माइनस यू 1/f। f को मानते हैं -z, क्यों, क्योंकि अवतल लेंस है भाई। और u को मानते हैं -x और v को मान लेते हैं y, पता नहीं वो कितना आएगा, और इस सूत्र में डाल देते हैं 1/y प्लस 1/x, 1/z हो जाएगा माइनस का, तो 1/y माइनस का 1/z माइनस का 1/x, तो y हो गया -zx और z प्लस x। x का मान अनंत तक हो सकता है, x का मान अनंत तक हो सकता है। तो देखिए y हर हाल में ऋणात्मक आ गया, माइनस का निशान पहले ही आ गया इसमें। ठीक, तो y को, इस फलन को ऐसे करते हैं -z और x से भाग करते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस z/x। ये बन गया फलन, जिसमें z फोकस दूरी है, उसमें चेंज नहीं होना है, x में परिवर्तन होना है। x 0 से अनंत तक जा सकता है। अब इस ग्राफ को बनाना है, ये ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक, ये हो गया y यानी प्रतिबिंब की स्थिति, और अनंत पर y -z के बराबर है, यानी फोकस के बराबर है। तो y माइनस में होना चाहिए, तो y -z के बराबर हो गया। ये देखो यहाँ पे ले लेते हैं, रुको 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 रुको, थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं कि माइनस में कुछ बने। ये लो, ये आ गया। ठीक, माइनस माइनस माइनस, ओके। तो अनंत अगर मैं रख दूं x को अनंत रख दूं, तो देखो z/अनंत 0 -z, तो यानी x को अनंत कर दूं तो ये लाइन यहाँ आ रही है, अनंत पे जाके यहाँ आ रही है लाइन, और y हो रहा है -z के बराबर। अब अगर मैं x को 0 रख दूं तो y हो रहा है 0, यानी चलते चले लहरों के साथ, चलते चले लहरों के साथ। ये रहा वो ग्राफ जो y और x को बताता है। अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, और यह है वस्तु की लेंस से दूरी। z है फोकस दूरी, फोकस दूरी का परिमाण जो है वो z है, वो लिखा गया -z। ठीक, यही फलन उत्तल लेंस का भी बन सकता है। ठीक, कभी सवाल आएगा आगे तो उत्तल लेंस का ही बना देंगे, और आप खुद बनाइए। अवतल लेंस दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, 3 तो मैंने बना दिए हैं। ठीक, चौथा आप बना लीजिए। चलिए शाबाश। चलिए 9 तक हम पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 10 अगली क्लास में आपका स्वागत है। ओके।